Welcome, students. The topic of today's lecture is General Principles of Plant Disease Control. The main object of the plant disease control is to prevent economic loss and increase the value of crop. Control practices are desirable only when the cost in terms of money and efforts is materially less. Efforts is materially less than the loss from the diseases. The methods of control vary considerably from one disease to another depending upon the kinds of pathogens, the host and the host pathogen interaction. होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन। वास्तव में पादप रोग नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य जो है आर्थिक हानि को कम करके और फसलों की वैल्यू को बढ़ाना होता है। कोई भी कंट्रोल मेजर या रोग नियंत्रण के उपाय तभी अच्छे माने जाते हैं जब इसमें खर्च हुआ, इसमें कोई भी कॉस्ट, इस पर जो कॉस्ट लगती है वो कॉस्ट रोग द्वारा होने वाली हानि से बहुत ही कम हो, क्योंकि रोग नियंत्रण का अर्थ है किसी भी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को, उपज को बढ़ाना है। इसलिए हम कोई भी प्लांट प्रोटेक्शन का कोई प्रोग्राम इस तरह से निर्धारित हमें करना चाहिए कि एक ही कंट्रोल मेजर के द्वारा बहुत सारे रोग की रोकथाम हो सके, कंट्रोल मेजर एक साथ आसानी से कर सके। प्लांट डिजीज कंट्रोल सामान्यतः 6 सिद्धांतों पर आधारित होता है। कौन कौन से? एवॉइडेंस ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोजन, एक्सक्लूजन ऑफ द इनोकुलम, इरेडिकेशन ऑफ द पैथोजन, प्रोटेक्टिव मेजर, डेवलपमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस इन द होस्ट एंड थेरेपी ऑफ डिजीज्ड प्लांट। थेरेपी ऑफ डिजीज्ड प्लांट। तो सबसे पहले हम देखते हैं अवॉइडेंस ऑफ प्लांट पैथोजन या रोग जनक का वर्जन करना। रोग जनक का वर्जन करना। तो उसमें हम ये देखते हैं कि इस ग्रुप के अंदर जो है ये चीज़ें आती है चॉइस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, चॉइस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, सिलेक्शन ऑफ फील्ड, चॉइस ऑफ द टाइम ऑफ सोइंग, डिजीज एस्केपिंग वेराइटीज़, selection of seeds and modification of cultural practices। तो सबसे पहले हम देखते हैं चॉइस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। चॉइस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, इसमें क्या होता है कि किसी भी क्रॉप के लिए जियोग्राफिकल एरिया का चुनाव करना उस एरिया में फसल के लिए उपस्थित तापमान और आर्द्रता, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की एडेप्टेबिलिटी पर आधारित होता है, क्योंकि इसी फैक्टर के द्वारा पौधों में उत्पन्न होने वाले रोग भी प्रभावित होते हैं। बहुत सारे फंगस और बैक्टीरिया से होने वाले रोग ड्राई एरिया की अपेक्षा जो वेट एरिया है, आर्द्र क्षेत्र है, उनमें अधिक उग्र रूप से होता है। जैसे स्मट ऑफ बाजरा, अर्गट ऑफ बाजरा, ये रोग जो है उन वेट एरियाज़ में अधिक होते हैं जहाँ फसल में फ्लोरिंग स्टेज के समय बहुत दिनों तक बारिश होती है, वर्षा होती है, और यदि हम इन क्रॉप को ड्राई एरिया में उगाएं और इरिगेशन के प्रॉपर जो है साधन बढ़ाकर उगाएं तो इस रोगों से हम बचाव कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे जियोग्राफिकल एरियाज़ को चूज करना जो उस पैथोजन के लिए जो है एडेप्टेबल कम हो, क्रॉप के लिए प्रॉपर सूटेबल हो, अगर सूटेबल नहीं हो तो वहाँ पर हम जो है इरीगेशन जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा करके और हम इस पैथोजन से क्रॉप को बचा सकते हैं। सेकंड है सिलेक्शन ऑफ फील्ड। सिलेक्शन ऑफ फील्ड, बहुत सारे जो सॉइल बॉर्न डिजीज़ है उनका कंट्रोल हम जो है एक सूटेबल जो है फील्ड का चूज करके कर सकते हैं। यदि किसी क्षेत्र में, एरिया में किसी फसल के सॉइल बॉर्न पैथोजन उपस्थित होते हैं तब यह उपयुक्त होगा कि हम जो है उस खेत में कुछ साल के लिए उस फसल को न बोएं। जैसे रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। रेड रॉट ऑफ शुगर कैन का जो पैथोजन है क्वालेटोट्राइकम फॉल्केटम, वह क्या करता है कि सॉइल में कुछ महीनों के लिए ही जीवित रहता है, और यदि हम रोगी फसल काटने के पश्चात दोबारा उसी क्षेत्र में अगर हम गन्ना बोएंगे तब क्या होगा कि
रोग के विग्रस होने में उग्रता से उत्पन्न होने वाले अवसर बढ़ जाते हैं। इसलिए क्या करते हैं हम कि जो रोगग्रस्त क्रॉप है, डिजीज्ड क्रॉप जो है, उसके लिए इस प्रकार के फील्ड का चुनाव नहीं करना चाहिए जहाँ पहले से उसका इनोकुलम हो। तो खेत के चयन में जो है वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें जो है फील्ड का सिलेक्शन प्रॉपर वे में करना चाहिए। नेक्स्ट, चॉइस ऑफ द टाइम ऑफ सोविंग। जो बुआई का समय है वो जो है समय सही चूज करना चाहिए हमें, कि कुछ डिजीज़ ऐसी होती है वो जो है उस वक्त उग्र हो जाती है, विग्रस हो जाती है, जब प्लांट ग्रोथ की रोगग्राही अवस्था और पैथोजन के लिए जो प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन है एक ही समय में एक साथ मिल जाती है, कि जो पैथोजन की फेवरेबल कंडीशन भी हो और डिजीज़ को जो है बोने का समय भी हो। दोनों ही समय एक साथ अगर मिल जाते हैं तो जो है डिजीज़ अधिक फैल जाती है। तो हम जो है उस समय में परिवर्तन करके, बुआई के समय में परिवर्तन करके भी जो है उस पैथोजन से बच सकते हैं। नेक्स्ट है डिजीज़ एस्केपिंग वेराइटीज़। डिजीज़ एस्केपिंग वेराइटीज़, रोग बचाव किस्में, कि अलग अलग फसलों की कुछ किस्में अपनी ग्रोथ प्रॉपर्टीज़ के कारण रोग उत्पन्न होने वाली हानि से बचाव करती है, और इन वेराइटीज़ में रोग से बचाव के गुण उनकी जेनेटिक रेजिस्टेंस के कारण नहीं होता है, बल्कि उसमें ये जो ग्रोथ प्रॉपर्टीज़ और पकने के समय जो होता है, राइपनिंग का जो टाइम होता है, उसकी वजह से होती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें इसका, तो पीज़ की जो जल्दी पकने वाली वेराइटीज़ जो है उसमें पाउडरी मिल्ड्यू और रस्ट रोगों से बचाव करती है, क्योंकि इन रोगों से हानि जो है इतनी नहीं हो पाती है। यदि रोग की विग्रस रूप से उत्पन्न होने से पहले ही हम किसी भी क्रॉप को जो है पूरी तरह से डेवलप हो, तब हानि जो है बहुत ही घट जाती है। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ सीड, बीज का चयन करना। किसी भी जो है होस्ट प्लांट या क्रॉप में अनेक रोग केवल सीड के द्वारा या दूसरे जो है रोपण पदार्थों के द्वारा होते हैं, जैसे कल्म है, ट्यूबर्स है, स्केल्स है इत्यादि द्वारा जो है होते हैं। और इस प्रकार के जो है रोगों का नियंत्रण केवल हम रोग मुक्त बीज या जो है रोपण पदार्थों का एक प्रॉपर सिलेक्शन करके ही हम कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस। जो कर्षण क्रियाएं होती है उसमें भी हम काफ़ी को चेंज करके और रोग से बचाव कर सकते हैं, जैसे डिस्टेंस बिटवीन प्लांट्स, इरिगेशन टाइम एंड नंबर ऑफ इरिगेशंस, प्लांटेशन टाइम एंड प्लांटेशन मेथड्स, मिक्स्ड क्रॉपिंग, फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र आदि जो है इन सब जो है प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए अगर हम उसको प्रॉपर मैनेज करें तो भी जो हम डिजीज़ से बच सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम रोगजनक का वर्जन कर सकते हैं, उसको पहले से जो है अवॉइड कर सकते हैं कि उस पर इन्फेक्शन हो, उससे पहले हम क्या क्या प्रैक्टिस यूज़ कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन ऑफ इनोकुलम, निवेश द्रव्य का बहिष्करण करना। निवेश द्रव्य इनोकुलम, जो भी पैथोजेनिक पार्ट होते हैं पैथोजन के, वो इनोकुलम कहलाते हैं। और उस इनोकुलम को हम किस तरह से हटा सकते हैं, तो हम जो है उसमें ये देखते हैं कि किस किस मेथड्स के द्वारा, सीड ट्रीटमेंट के द्वारा, इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन, प्लांट क्वारंटाइन एंड इरेडिकेशन ऑफ द इंसेक्ट वेक्टर्स। ये कुछ प्रोसीजर है, ये मेथड्स है जिसके द्वारा हम इनोकुलम को एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट को हम जो है 3 भागों में बांटते हैं, सीड डिसइंफेक्शन, सीड डिसइंफेस्टेशन एंड सीड प्रोटेक्शन। हम देखते हैं सीड ट्रीटमेंट। किसी भी क्रॉप के सीड, ट्यूबर्स, स्केल, कर्म या कोई और जो रोपण पदार्थ होते हैं उसके भीतर या उसकी सरफेस पर उपस्थित जो भी पैथोजन है उसका हम हीट, गैस या फिर हीट के द्वारा, गैस के द्वारा या फिर केमिकल द्वारा जो है ट्रीटमेंट करके हम उसको पैथोजन को एक्सक्लूड कर सकते हैं। और इस मेथड्स को जो है पैथोजन के एरेडिकेशन द्वारा एक्सक्लूड के लिए किया जाता है, और इन उपचारों द्वारा पैथोजन को एक नए फील्ड में प्रवेश करने से रोका जा सकता है। केमिकल ट्रीटमेंट की बात करें सीड के द्वारा,
सीड का अगर हम केमिकल ट्रीटमेंट करें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हीट और सोलर ट्रीटमेंट से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है केमिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि अनेक डिजीज़ उत्पन्न करने वाले फंगस और बैक्टीरिया सीड की सरफेस पर या उसके अंदर बहुत ही गहराई में जो है स्थित होते हैं, और जब इन सीड को हम बोते हैं, बोया जाता है, तब ये बीज के या सीड जर्मिनेशन के समय एक्टिव हो जाते हैं और सीड और सीडलिंग को इन्फेक्ट कर देते हैं। फंगिसाइड और बैक्टीरिसाइड्स द्वारा सीड का ट्रीटमेंट करना, इसका मुख्य उद्देश्य इसके पीछे ये होता है कि जो भी सीड बॉर्न फंगस है और बैक्टीरिया है उसको नष्ट करना, जो कि सीडलिंग ब्लाइट, सीड डिकेइंग और स्मट डिजीज़ आदि को कोज करते हैं। और दूसरा, सीड ट्रीटमेंट का जो दूसरा उद्देश्य ये होता है कि सीड जर्मिनेशन के समय जो सॉइल में रहने वाले दूसरे सॉइल बॉर्न पैथोजन है उससे भी हम जो है क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब सीड ट्रीटमेंट को हम देखें तो उसकी जो है नेचर के बेसिस पर हम उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले सीड डिसइंफेक्शन। इसमें क्या होता है, या बीज रोगाणुनाशन, ये सीड ट्रीटमेंट उन पैथोजन के इरेडिकेशंस के लिए किया जाता है जो सीड को इन्फेक्ट करके सीड कोट में या उसके बीज के बहुत ही गहरे ऊतकों में, डीप टिश्यूज़ में एस्टेब्लिश हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज़ जो है इंटरनली सीड बॉर्न डिजीजेस जैसे कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले। इसमें क्या होता है कि सीड इन्फेक्शन में पैथोजन सीड के गहरे टिश्यूज़ में उसके एम्ब्रियो में एस्टेब्लिश रहता है, और यह सीड जो है यह सीड डिसइंफेक्शन के रूप में वही केमिकल कार्य कर सकते हैं जिसको बीज द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, और ये बीज को हानि पहुंचाए बिना, किसी भी सीड को हानि पहुंचाए बिना पैथोजन को नष्ट कर दे। तो इसके लिए ऐसे केमिकल की आवश्यकता होती है जो सीड के अंदर, सीड द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाए, उसके डीप टिश्यूज़ में एंटर करे और जो है होस्ट को या सीड को जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। हालांकि इससे पहले हॉट वाटर ट्रीटमेंट और सोलर ट्रीटमेंट भी जो है यूज़ किया जाता था, लेकिन आजकल जो है सिस्टेमिक फंजीसाइड्स जैसे हैं प्लांट वैक्स और विटावैक्स, सिस्टेमिक फंजीसाइड्स, सिस्टेमिक फंजीसाइड्स कौन कौन से? प्लांट वैक्स, विटावैक्स, बेनलेट, बोवेस्टिन, ये सिस्टेमिक फंजीसाइड्स है, और इस फंजीसाइड्स के द्वारा सीड डिसइंफेक्शन जो है किया जा सकता है। और गेहूं और जौ में जो अनावृत कंड है, जो लूज स्मट है, उसमें इसके अलावा स्ट्राइप डिजीज़ ऑफ बार्ले हैं, और जो टोमेटो का राइजोक्टोनिया डिजीज़ है, उसमें जो हम ये सीड डिसइंफेक्शन प्रोसेस के द्वारा उसको पैथोजन को एक्सक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीड डिसइंफेस्टेशन। सीड डिसइंफेस्टेशन, बीज निर्बाधन या बीज विग्रसन। इसमें क्या होता है, सीड की सरफेस पर उपस्थित जो भी पैथोजन है उसको एक्सक्लूड करना। इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज़ के लिए, एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज़ के लिए, सीड डिसइंफेक्शन इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज़ के लिए एक एक्सक्लूजन मेथड था, और ये जो है इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज़, उनको जो है एक्सक्लूड करने का एक
सीड ट्रीटमेंट है। अब इसमें जो है जो फंजीसाइड्स के लिए यूज़ किए जाते हैं वे स्प्रे के रूप में या फिर वाटर सोल्यूबल मिक्सचर के रूप में यूज़ किए जाते हैं। बहुत सारे जो है एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज जो है उसको हम इससे रोक सकते हैं, जैसे जौ और जई का आवृत कंड, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले। कौन सी डिजीज? कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले। उसमें कौन सी थी? सीड इन्फेक्शन में लूज स्मट ऑफ वीट, उसको तो हम जो है सीड डिसइंफेक्शन के द्वारा, और कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले उसको हम सीड डिसइंफेस्टेशन प्रोसेस के द्वारा जो है प्रोटेक्ट करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो है सीड डिसइंफेस्टेशन के लिए जो फंजीसाइड्स जैसे सिरेसोन, कॉपर सल्फेट और कॉपर कार्बोनेट इत्यादि का हम प्रयोग करते हैं। कौन कौन से फंजीसाइड्स हैं? फंजीसाइड्स कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर कार्बोनेट, सिरेसोन, ये कुछ फंजीसाइड्स है जिसका उपयोग एक्सटर्नली सीड बॉर्न पैथोजन जो है उसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सीड ट्रीटमेंट का जो प्रिंसिपल्स है, जो मेथड्स है, वो है सीड प्रोटेक्शन। सीड प्रोटेक्शन, बीज रक्षण। सीड प्रोटेक्शन इस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है कि हम जो है सीड की टोटल सरफेस को, संपूर्ण सतह को फंजीसाइड्स के द्वारा इस तरह से ढक दें कि कोई भी जो है सॉइल में उपस्थित जो पैथोजन है वो सीड जर्मिनेशन के समय उसमें एंटर नहीं हो सके। पहले तक के ट्रीटमेंट में सीड डिसइंफेक्शन में हम सिस्टेमिक फंजीसाइड्स यूज़ करते थे कि जो डीपली टिश्यूज़ में एंटर हैं उसको हम अवॉइड करें, उसको रोकें। और सीड डिसइंफेस्टेशन में जो है एक्सटर्नली सीड बॉर्न पैथोजन को रोकने के लिए मेथड्स यूज़ करते थे फंजीसाइड्स। और सीड प्रोटेक्शन में हम पूरी सीड सरफेस को फंजीसाइड से इस तरह से कवर कर दें कि उस पर जो है पैथोजन का अटैक हो ही नहीं पाए। जो सॉइल बॉर्न पैथोजन है या सॉइल के अंदर जो पैथोजन है उसका आक्रमण इस पर नहीं हो पाए। जैसे कि अनेक वेजिटेबल्स क्रॉप जो होती है उसमें क्या होता है कि प्री इमरजेंसी डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ हो जाती है, और यदि हम उनके सीड्स को प्रॉपर फंजीसाइड्स द्वारा ट्रीटमेंट करें और उसकी सरफेस को पूरी तरह से कवर कर दें तो हम इस डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और इसके लिए हम कई फंजीसाइड्स यूज़ करते हैं सीड प्रोटेक्शन के लिए, जैसे एग्रोसोन GN, एग्रोसोन GN, एरासन, एरिटेन, ल्यूनेसेंस। ये कुछ फंजीसाइड्स है जिसके द्वारा हम पूरे सीड को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है सीड ट्रीटमेंट के द्वारा हम पैथोजन को जो है क्या कर सकते हैं, पैथोजन को एक्सक्लूड कर सकते हैं, उसके निवेश द्रव्य का हम बहिष्कार कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन, निरीक्षण और प्रमाणीकरण। कि जिस क्रॉप को केवल सीड के लिए उगाया जाता है, केवल बीज प्राप्त करने के लिए उगाया जाता है, उनका जो है समय समय पर बीज द्वारा फैलने वाले रोगों के लिए इंस्पेक्शन किया जाता है, और जो भी रोगी पौधे होते हैं उसको खेत से अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार जो बीज प्राप्त होते हैं यानी इंस्पेक्शन के बाद में वह सर्टिफाइड सीड कहलाते हैं। और इस मेथड्स के द्वारा हम सीड बॉर्न डिजीज़ के जो एरियाज होते हैं उस एरियाज को हम जो है पहचानते हैं और हम जो है उस डिजीज़ को रोक सकते हैं। तो इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन के द्वारा भी हम किसी भी इनोक्यूलम का एक्सक्लूजन कर सकते हैं।
नेक्स्ट है प्लांट क्वारंटाइन। प्लांट क्वारंटाइन